कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो आज तक हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ी है, फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है। अपने को ये इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें, हमको 3 या 4 डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली बेटा वॉइस का अपने पास कोई इलाज नहीं है। कंजर्वेशन मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। कंजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि आपके पास जो भी चीज है उसको प्रोटेक्ट करना। कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। किसी भी चीज को हम बचाते हैं, ठीक है, और उसको सेफ गार्ड करते हैं, मतलब जितनी है उतनी उसको सेव करो और आगे उसको और कोई नुकसान नहीं होने देना, इस चीज को कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे कि अगर हम जंगलों का कंजर्वेशन करें तो अभी जितने हैं उतने तो रहने ही देना है, प्लस उसको और नुकसान नहीं पहुंचने देना है, ठीक है। सेकंड चीज है बायोस्फीयर। सेकंड चीज है बायोस्फीयर। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो लिविंग थिंग है ना वो हर जगह पाई जाती है। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ एग्जिस्ट, वो हर जगह जहां पर लाइफ है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। मिट्टी में लाइफ है, कीड़े मकोड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है। हवा, ये जो भी आप हवा देख रहे हो इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी बायोस्फीयर का पार्ट है। पानी, पानी के अंदर फिशेज होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, तो वो भी बायोस्फीयर का एक पार्ट है। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो सारी चीजें बायोस्फीयर के अंदर आती है। अब है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी उस प्लेस को कहते हैं जहां पर लिविंग थिंग की बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स मिलते हैं और बहुत वैरायटी के इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। तो व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी a place where a large number of varieties of plants and animals are found। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे कई टाइप के एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट, स्नेक्स, वाइल्ड ऑक्सेस, राइनोसोरस, मंकीज, बर्ड्स होती बहुत टाइप की ग्रासेस, टॉल ट्रीज, अलग अलग टाइप की कैनेपी होती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी प्लेस है। अब है इको सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। इको सिस्टम, इको और सिस्टम। सिस्टम मीन्स सेटअप। इकोसिस्टम क्या है? कोई भी जगह पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक तालाब, एक तालाब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम। क्यों? वहां के प्लांट्स, फिशेस और वाटर, जो कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग, वाटर, प्लांट, फिशेस एंड वाटर, इन तीनों ने एक सिस्टम बना रखा है। तो ये प्लांट्स एंड फिशेस जिंदा नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, प्लस वाटर के बिना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक छोटे से आइलैंड पे रहता हूं, तो जो वहां के प्लांट्स, मैं, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स हैं, प्लस वहां की एयर, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो मैं उस एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के एक मिक्सचर है जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं।
तो ये चार डेफिनेशंस का मतलब समझ में आया, यस और नो? ये कॉमन चीज है कि जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज इको सिस्टम। समझ में आया, यस और नो? अरे आवाज आ रही है मेरी? तुम सबको मेरी आवाज आ रही है? ये पार्टिसिपेंट्स लेट मी। जैनिल, पल, कसब, प्रीति, बिष्ट, स्वर, सुहानी। चलो आ तो रही है ना, लेकिन कम से कम। देखो उसका तो मैं क्या करूंगा अब। हमारे आसपास में फॉरेस्ट बहुत है। जब मैं उस फॉरेस्ट की कटिंग करता हूं और लार्ज नंबर में ट्रीज काटता हूं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। अब एक बात याद रखना, अगर डिफॉरेस्टेशन के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे मान लो जंगल में आग लग गई तो पेड़ खराब हो गए, कट गए, जंगल में फ्लड आ गई। लेकिन डिफॉरेस्टेशन नेचुरली बहुत ही मुश्किल होता है। डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़े रीजन होते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस की एक्चुअली बहुत सारी डिमांड्स फॉरेस्ट के थ्रू पूरी होती है, जैसे कि वुड, फूड, पेपर, एग्रीकल्चर, अगर खेती करनी है तो जंगल काटना पड़ेगा, हाउसिंग, क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा घरों की जरूरत है। तो तुम देख रहे हो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन के मेन रीजन कौन है? ह्यूमंस। वुड चाहिए, पेपर चाहिए, फूड चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए तो फॉरेस्ट काट दो, जमीन रहने के लिए चाहिए तो फॉरेस्ट काट दो। तो बेसिकली होता क्या है, ये है सारे के सारे मेन रीजंस। ये सारे के सारे क्या है? मेन रीजंस या फिर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन तो हो गई, लेकिन क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कॉन्सिक्वेंसीज क्या क्या होगी, मतलब अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो क्या क्या चीजें होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखो। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब देखो कैसे मैं वन बाय वन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, देखो। अगर प्लांट्स कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने वाला कोई नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी ज्यादा, और ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा कम। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कौन सी गैस है, ग्लोबल हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स विल मेल्ट। अब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो होगा क्या, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो नदियों में पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो फ्लड। प्लस ये सारा पानी सी में जाएगा तो सी लेवल राइज हो जाएगा, मतलब ह्यूमंस की रहने की जो जमीन है वो कम हो जाएगी। क्यों? धरती पे पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो ओजोन नहीं बनेगी, ओजोन जो लहर है वो ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन नहीं बनेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पे पहुंचेगी और बहुत सारी डिजीजेस होगी। अब जब ज्यादा फ्लड जैसी कंडीशन पैदा होगी
तो जब ज्यादा फ्लड होगी, और देखो पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है, तो फ्लड जब पानी जाएगा उसके साथ सॉइल भी चली जाएगी, जिस वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सॉइल की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल है जिसके ह्यूमस, वो नहीं है, वो तो चली जाएगी पानी के साथ। ह्यूमस नहीं तो प्लांट्स उगेंगे नहीं, नए प्लांट्स नहीं उगेंगे, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। मतलब उस एरिया में प्लांट्स नहीं उगेंगे, बंजर हो जाएगी वो जमीन, डेजर्टिफिकेशन। अब तुमको पता है कि जो वाटर साइकिल है वो प्लांट की वजह से मेंटेन होती है। क्यों? प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपिरेशन, क्लाउड्स बने, रेनिंग हुई, रेन से पानी ग्राउंड में गया, ग्राउंड से वापस पानी प्लांट ने एयर के अंदर रिलीज कर दिया, तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, किसी एरिया में प्लांट नहीं होंगे तो वहां रेनिंग नहीं होगी, और रेनिंग नहीं होगी तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ड्रॉट। तो देख रहे हो, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी वजह से कौन कौन सी चीजें होने के चांसेस है, ये सारी की सारी चीजें होगी। देखो अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो फ्लड भी आएगी, लेकिन बड़ी खराब फ्लड आएगी जिससे बहुत नुकसान होगा, प्लस ड्रॉट्स भी पड़ेंगे। तुमको ये चीज समझ में आई, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यस और नो? अब बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट को बचा के रखना, हमको इन सब चीजों से बचना ही पड़ेगा। क्यों? अगर इन चीजों से नहीं बचेंगे तो ह्यूमंस क्या, कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह पाएगी। अब क्या करना है, हमको इनका कंजर्वेशन करना है, मतलब इनको बचा के रखना है। अब इनका कंजर्वेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, रिसोर्सेज कम यूज करने हैं। अब अगर कंजर्वेशन करना है मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है, प्लस कंजर्वेशन के लिए हमें भी करना पड़ेगा, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करो, ज्यादा पेड़ काटने नहीं है, ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीनी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अलावा हमें अगर जंगल मतलब डिफोरेस्टेशन बचाना, मतलब हमें फॉरेस्ट बचाने पड़ेंगे। किसका कंजर्व करना पड़ेगा, फॉरेस्ट का। और एक बात है, सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्व करने से फॉरेस्ट नहीं बचेंगे, हमको उसके अंदर की वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व करनी पड़ेगी। अगर ह्यूमंस को जिंदा रहना है तो सभी जानवरों की स्पीशीज को जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो खेत से खाना मेरे पास आता है, जो खेत में पॉलिनेशन हुई है वो किसने की है, इंसेक्ट्स ने, तो इंसेक्ट्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ह्यूमन सारी स्पीशीज को खत्म नहीं कर सकता। अगर ह्यूमन सभी स्पीशीज को खत्म करेगा तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, और जिससे 110% ह्यूमन को भी नुकसान होगा ही होगा। तो हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा फॉरेस्ट का, प्लस वाइल्ड लाइफ का भी, प्लस वाइल्ड लाइफ का भी। और अगर तुम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हो तो कहने के हमारी वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ वो चीज है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स है जिनको मैं डिस्टर्ब नहीं करता और अपने ही पर्सनल लेवल पे वो ग्रो करते रहते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 एरियाज बना के रखती है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स। दिखाई दे रहा है? ये 3 चीजें क्या है, कंजर्वेशन के प्रोटेक्टेड एरियाज है। ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज। एक्चुअली अगर आपको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है तो सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वहां के लोकल ट्राइबल लोगों को भी मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी मिलना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जंगल वंगल काटते हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक एरियाज पर पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज उनको घोषित किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वेरी लार्ज एरिया, जो कि 3 एरियाज में बांटा होता है। सबसे बीच वाला एरिया को कहते हैं कोर जोन, उसके बाहर वाले को कहते हैं बफर जोन, और सबसे बाहर वाले को टर्शियरी जोन। कोर जोन बायोस्फीयर रिजर्व का ऐसा एरिया है
जिसके अंदर ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ओनली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कोर जोन। बफर जोन कैसा है, जिसमें ह्यूमंस रहते हैं, वहां के ट्राइबल्स रहते हैं, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकते। और बाहर वाला एरिया कौन सा है, ये वो वाला एरिया जहां पर ये ट्राइबल लोग खेती करते हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, वो हर एक चीज का ध्यान रखता है, वाइल्ड लाइफ का भी प्लस वहां की ट्राइबल्स का भी। ये तीन पार्ट्स में बांटा हुआ था। और एक बात याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हो सकता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे ह्यूमंस का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं है, और इसका एक ही काम रहता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करना और कुछ नहीं। बल्कि नेशनल पार्क्स, तुमको नाम से पता चल रहा है पार्क्स, नेशनल पार्क ऐसा एरिया है कि उसमें ह्यूमन इंटरटेनमेंट ह्यूमन इंटरटेनमेंट और ह्यूमन स्टडीज और ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट अलाउड होता है। जैसे कि गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में आराम से आओ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको स्टडी करना है गिर नेशनल पार्क में जो करना है करो, आराम से घूमो फिरो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इतना आसानी से विदाउट परमिशन अंदर नहीं जा सकते। तो ये तीनों के बीच में फर्क समझ में आया, यस और नो? अब कुछ एक टर्म्स है, जैसे कि फ्लोरा एंड फोना। ये फ्लोरा एंड फोना नाम सुना इससे पहले कभी? ये वही जो तुमने सही सुना होगा, फ्लोरा एंड फोना मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अगर किसी भी एरिया का कंजर्वेशन करते हैं, जंगल बचाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वहां के फ्लोरा एंड फोना, वहां के प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचा के रखते हैं। अब प्लांट्स की कई सारी स्पीशीज होती है, मान लो स्पीशी 1 है, स्पीशी 2 है, स्पीशी 3 है। एनिमल की कई स्पीशीज है, मान लो डॉग की स्पीशीज है, काऊ की स्पीशीज है, राइनोसोरस की स्पीशीज है। लेकिन कुछ एक स्पीशी ऐसी होगी जो फिक्स्ड किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही पाई जाएगी। स्पीशी क्या होती है, सबसे पहले स्पीशी क्या होती है? स्पीशीज मींस ग्रुप ऑफ सेम organisms which can produce new organisms। स्पीशी क्या होती है, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रीडिंग करके एक और न्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन की स्पीशीज है, मींस हम ह्यूमन की स्पीशीज मतलब हमारे ग्रुप में से कोई भी दो बॉडीज मिलके एक न्यू बॉडी को बर्थ दे सकती है। समझ में आया कि नहीं? यस और में स्पीशी का मतलब क्या है? गधा और गाय अलग अलग स्पीशी के हैं, घोड़ा और हाथी अलग अलग स्पीशी के हैं, लेकिन घोड़ा घोड़ी ये सब एक ही स्पीशी के। मींस स्पीशीज उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि ब्रीड करके, आपस में ब्रीड करके या फिर मेटिंग करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप की स्पीशीज होती है, लेकिन कुछ एक स्पीशी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाएगी, और उनको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या कहते हैं? एंडेमिक, उनको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? These species are found only in a particular area, in a particular area। ये स्पीशीज ऐसी है जो कि फिक्स्ड एरिया के अंदर ही पाई जाती है। जैसे कि अपने गुजरात के कच्छ में एक जंगली गधा वाइल्ड एस पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में और कोई नहीं पाया जाता, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, यहाँ तक इंडिया में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ गुजरात में भी सिर्फ कच्छ में मिलेगा। अपने यहाँ ये मोड़ासा के आजू बाजू वो गधा नहीं मिलने वाला। तो वो कौन सा है? वो एक एंडेमिक स्पीशी है। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? दीज आर स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब
देखो अब क्या होता है बेसिकली, हमारा क्या काम है, अपने आजू बाजू में बहुत सारी स्पीशीज है, कुछ एक की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस तो हजार करोड़ों में है दुनिया में, कुछ एक की स्पीशीज कम है, कुछ एक की स्पीशीज की जो नंबर है वो ज्यादा है। तो इस बेसिस पे स्पीशी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। तुमको मेरी आवाज आ रही है, यस और नो? तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज किसको कहते हैं, वो स्पीशीज या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो अब अर्थ पर नहीं है, नो मोर ऑन अर्थ। जैसे कि डायनासोरस, डायनासोर जो थे वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब उनकी स्पीशीज थी लेकिन अब उनका एक भी ऑर्गेनिज्म, डायनासोर एक भी अर्थ पर अवेलेबल नहीं है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट। और इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट या फिर ऑन द रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो वाली स्पीशीज है जो कि अगर इनका अभी ध्यान नहीं रखा गया तो स्लोली स्लोली इनकी संख्या भी खत्म हो जाएगी और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट लिस्ट में। एग्जाम्पल है एशियन राइनोसोरस। अपने एशियन राइनोसोरस जो है वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और इनकी कुछ गिनी चुनी ही संख्या, अगर वो खत्म हो गई तो फिर जिंदगी में कभी भी एशियन राइनोसोरस देखने को मिलेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो? अब एक और वर्ड कई बार आता है बार बार, वो है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक बेसिकली क्या होता है, ये एक बुक है जिसके अंदर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। लिस्ट किन चीजों की, इट इज अ बुक, व्हाट इज रेड डेटा बुक, इसके अंदर लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इस बुक के अंदर उन सभी स्पीशीज का नाम लिखा होगा जो कि इंडेंजर्ड है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वो इंसेक्ट हो। उससे क्या है, आइडिया लग जाता है कि किन किन एनिमल्स को भी सख्त बचाने की जरूरत है, और अगर उन एनिमल्स को या प्लांट्स को भी नहीं बचाया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हर एक कंट्री अपनी अपनी रेड डेटा बुक निकालती है, अपनी इंडिया की खुद की एक रेड डेटा बुक निकलती है। ठीक है, समझ में आया, यस और नो? अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन नाम तो सुना ही होगा। माइग्रेशन क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्वाइवल, उसको माइग्रेशन कहते हैं। व्हेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स, व्हेन ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब भी कोई लिविंग थिंग, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिंदा रहने के लिए, उनकी कोई एक ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो उस चीज को कहते हैं माइग्रेशन। याद रखना, माइग्रेशन अडेप्टेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब कुछ एक प्लांट्स, स्पेशली एनिमल्स एंड बर्ड्स 500 हजार हजार किलोमीटर दूर चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के तुमको पता ही है कि इक्वेटर के आजू बाजू के एरिया क्या रहता है, हॉट, और ये वाला एरिया क्या क्या रहता है, ये काफी कूल रहता है। अब तुमको तो पता ही अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ठंड पड़ती है,
तो यहाँ पे कूल नहीं, कूलेस्ट वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो, देखो नॉर्मल ठंड में तो जिंदा रह पाते हैं, लेकिन जब इस नॉर्थ पोल में भी विंटर की सीजन आएगी तब यहाँ कूलेस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, मतलब हद से ज्यादा ठंड हो जाएगी। तो ऐसे टेम्परेचर के अंदर ये लोग नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रेवल करके नीचे के हॉट एरियाज में आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया। ये बर्ड्स में के साथ सबसे बढ़िया एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन साइबेरियन एरिया से आती है। जब वहां पे ठंड पड़ती है तो वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि इनका खून भी जम जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करके इंडिया तक आते हैं। और जैसे ही इंडिया में गर्मी आएगी, मतलब अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आएगी, ये वापस ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिंदा रहने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन, जो कि साइबेरिया, जो कि पोल्स के पास का एरिया है। जब वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो अपने इंडिया की तरफ आ जाता है, और जब इंडिया में समर होगा तो ये क्या है, इतनी समर में भी नहीं रह सकते, वापस ठंडे एरिया में चले जाते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है फॉर सर्वाइवल। समझ में आया? यस और नो? अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब देखो, जंगल काटना है, कंजर्वेशन करना है, वो तो ठीक है, लेकिन खुद भी क्या करना है, हमको प्लांट्स लगाते भी रहना। ये नहीं कि जंगल बचाना ही है, रिफॉरेस्टेशन करना होगा। रिफॉरेस्टेशन करना होगा मतलब आपने जितना पेड़ या जंगल काटे हैं उतने ही आपको न्यू प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। प्लस आप बिना कुछ किए भी डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं। वो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिसाइकिल ऑफ पेपर। अगर पेपर पहली बार ढंग से यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ही प्लांट्स नहीं कटेंगे। अगर मैं ही जहां 10 नोटबुक यूज करूं, लेकिन अगर हर एक पेज का कोना कोना यूज करूं, दो दो बार लिखूं उसके ऊपर, तो मैं पेज कंजर्व करूंगा, तो पहली बात तो मैंने एक पेड़ तो ऐसे ही कटने से बचा लिया, तो मैंने प्लांट सेव किया। पेपर का अगर रिसाइकिल होता है, प्लांट्स देखो, पेपर का रिसाइकिल से क्या है, एक तो प्लांट्स भी नहीं कटेंगे, प्लस ये प्लांट से लेना देना नहीं। पेपर बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा बिजली चाहिए फैक्ट्रीज में, उसका भी वेस्टेज नहीं होगा। जो केमिकल्स है उसका भी वेस्ट नहीं होगा। जो मशीनें चाहिए पेड़ काटने के लिए, उस पेट्रोल का भी वेस्टेज नहीं होगा। तो आपको पेपर अच्छे से यूज भी करना है और उसको रिसाइकिल भी करना है। मतलब पेपर 6 to 7 टाइम्स एक्चुअली रिसाइकिल किया जा सकता है। तो आपको पेड़ काटने वाटने का सरदर्द ही नहीं होगा। प्लस आप न्यू प्लांट्स लगाते जाओ तो आपकी फॉरेस्ट भी बच जाएगी। समझ